कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई? बढ़िया चल रही है स्कूल में? स्कूल में हाँ। सर स्कूल में तो रिवीजन टाइप चल रहा है। रिवीजन भी शुरू हो गया? सर सिलेबस तो हो गया था पहले ही। अच्छा। सर मैंने अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। करंट चल रहा है? मैंने प्रैक्टिकल भी हो गया और थ्योरी भी हो गई। अच्छा, तो ऐसा कराया भी है उन्होंने, ऐसे ही भगा दिया सीधा? जैसे प्रैक्टिकल तो कराया है लेकिन जो ये थ्योरी पार्ट है, जो बुक है एनसीईआरटी है तो भगाई है बस। अच्छा, फॉर्मेलिटी कर दी बस। सर हमारे में तो पढ़ाया भी नहीं, हमारे में तो सिर्फ क्वेश्चंस करवाए हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहे हैं बस, तब भी करंट इलेक्ट्रिसिटी यस में सर। है? तब भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में अभी तक? यस सर। यार क्या करा रहे हैं भाई, चाहते सर क्या हैं ये 3 लोग? ही दिन है ना, हफ्ते में 3 ही दिन है क्लासेस। जो भी है, पर अगली बार के पेपर क्या सोच रहे हैं ये लोग कि कब होंगे? अप्रैल मई में होंगे या और लेट हो रहे हैं? सर ऑन टाइम ही होंगे, मार्च में ही होंगे। मार्च में हो रहे हैं? ठीक है ऑन टाइम हो गया। यस सर। अच्छा, तो मेरे को लगता है ज़्यादा से सर ज़्यादा अगर अगर। मार्च में नहीं हुए तो फिर नहीं होंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? यस सर। फिर क्या प्लान कर रहे हैं ये लोग? फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो अभी। सर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ तो पढ़ ही लिया। हाँ, तो जो तो ठीक है, आप लोग तो कोचिंग ले रहे हो, जो लोग कोचिंग नहीं ले रहे हैं उनको तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यस सर। हाँ तो सर प्रॉब्लम है ना, उन्हें चैप्टर के नाम भी नहीं पता। हाँ, तो फिर वो तो क्या होगा उनका? वो जेई देंगे, नीट देंगे, वहाँ जाके क्या करेंगे वो? सर चैप्टर का नाम ही नहीं पता तो जेई नीट के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। हाँ हाँ, तो वही। उनको तो 11वीं वीक हो गई होगी और 12वीं वीक हो रखी होगी। क्या भाई, एजुकेशन का क्या हाल हो रखा है पता नहीं कोरोना सर में। लेकिन केमिस्ट्री में तो हमें 11th का भी करवा रहे हैं सर, कि नीट की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। अच्छा, बढ़िया है। यस सर। टीचर टीचर पे डिपेंड करता है फिर तो। यस सर। एक टीचर थे बहुत पहले, पता नहीं कहाँ के, शक्ति नगर, रूपनगर कहाँ के थे। तो एक मेरा फ्रेंड पढ़ता था वहाँ पे जब, तो इतने तेज थे, वो कहते थे सबको कि वो करना है, मैंने बहुत केमिस्ट्री के थे मेरे ख्याल से वो। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा वो करते थे कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। एक दिन कह रहे बच्चे, कह रहे हम बंक मार के हॉल पहुंच गए फिल्म देखने के लिए, ऐसे ही मारे थे बच्चे बंक। तो कह रहे टीचर स्कूटर लेके वहीं पहुंच गया हॉल पे ही, हॉल से पकड़ के आया सबको क्लास में। तो टीचर पे डिपेंड करता है, कई बार टीचर अगर इफेक्टिव हो तो काफ़ी काम कर देता है। यस सर। कह रहे हम लोग सर हॉल में गए। बायो में तो और ज़्यादा बुरी हालत है हमारी। अच्छा, बायो में तो अभी पहला चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ। स्टार्ट भी नहीं हुआ तो क्या करा रहे हैं फिर वो? सर पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं, ना प्रैक्टिकल करवाए ना थ्योरी। सर हमारी बायो वाली मैम स्ट्रिक्ट है। अच्छा, कौन सा स्कूल है आपका? आपकी बायो वाली मैडम ठीक है ना? कौन सा स्कूल है आपका? केंद्रीय विद्यालय। कौन से वाला केंद्रीय विद्यालय? सर केंद्रीय विद्यालय। नहीं, कौन से वाला? कई सारे ना सर केंद्रीय विवेक विद्यालय तो। विहार एनएफसी। वेक वेक बिहार होगा, अच्छा। सर मेरी भी बायो की टीचर बहुत अच्छी है। हम्म। फिजिक्स के किस किस के बढ़िया टीचर हैं? सर मेरे कौन सा स्कूल है आपका? सर आंध्र एजुकेशन सोसाइटी। आंध्र की सोसाइटी तो यहाँ पे है ना मेरे ख्याल से, आईटीओ के पास। यस सर। ओके। और किसी के फिजिक्स के टीचर बढ़िया हैं? जी सर। सर मेरी टीचर है फीमेल। कौन सा स्कूल है आपका? सर यही है ब्रह्मपुरी में, गवर्नमेंट गर्ल्स। गवर्नमेंट गर्ल ब्रह्मपुरी, ओके। और? जी सर, कमर्शियल स्कूल है, वहाँ पे भी टीचर अच्छे हैं फिजिक्स के। क्या नाम है टीचर का? अखिलेश। अखिलेश सर हैं, ओके। गुड, अच्छी बात है जिनको अच्छे टीचर मिल रहे हैं। डीएवी से कोई है, डीएवी में कोई हो जिसके अच्छे टीचर हो? डीएवी का कोई नहीं है? डीएवी के मैंने सुना था एक दो टीचर अच्छे हैं फिजिक्स में, इधर की साइड श्रेष्ठ विहार वाले जो हैं। आई डोंट नो अभी हैं या नहीं है वहाँ पे, पहले थे। ओके, तो अच्छी बात है, जिनको टीचर अच्छे मिल रहे हैं तो फ़ायदा उठाओ। और जहाँ पे टीचर कमजोर है जिस सब्जेक्ट में, वहाँ एक्स्ट्रा मेहनत लगाओ, फिर रिस्क मत लेना। यस सर, बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहे। कई बार गवर्नमेंट में वही प्रॉब्लम है ना, गवर्नमेंट में कई बार ना वो करते हैं, क्या बोलते हैं इनको, प्रमोशन करते हैं तो किसी भी टीचर को कुछ भी बना देते हैं। मैंने इंग्लिश हिस्ट्री वाले को केमिस्ट्री का टीचर बना दिया। अब उसे पता ही नहीं बेचारे को केमिस्ट्री क्या पढ़ानी, तो क्या करेंगे? टीचर भी मजबूरी है, वो क्या करेगा? यस सर, हमारे बायोलॉजी वाले सर को सर कुछ पता भी नहीं है, उनसे क्वेश्चन पूछा तो सर मतलब उन्होंने कहा ये कोर्स में नहीं है। अच्छा। हाँ, तो वही होता है, कई जगह टीचर को कर देते हैं ना प्रमोट, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो लोग थोड़ा
अलर्ट रहें आप लोग। एक बार मेरे पास भी ऐसे केस आया था, कोई बच्चा था यहाँ पे, यहीं की बात है, यमुना विहार के आसपास की। तो बच्चा कहता है कि हमारे टीचर ने बोला है, स्कूल के केमिस्ट्री के टीचर ने, गवर्नमेंट स्कूल का था वो, कि अगर आपको पास होना है तो कहीं ढंग की जगह ट्यूशन लगा लो। टीचर ने बोला क्लास में ही, खुद ही, कि यस अगर वो सर, वो तो पास। हमारे में भी पूछते हैं सर कौन से ट्यूशन में हो ये सब। नहीं, ट्यूशन में पूछने के तो कई सारे पर्पस होते हैं, कई टीचर ये सोचते हैं कि हमसे पढ़ ले। नहीं सर, ऐसा तो हमारे में सिर्फ केमिस्ट्री वाले सर ही सोचते हैं। अच्छा, नहीं, कई जगह ऐसा होता है, प्राइवेट स्कूलों में कई जगह देखा मैंने कि टीचर परेशान करते हैं कि हमसे पढ़ लो, ट्यूशन पढ़ लो, ये कर लो। कोरोना टाइम पे तो नहीं पता मुझे, लेकिन पहले तो ये ऐसे ही होता था, फेल कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो ऐसे टीचर, ये भी होता है कई बार इशू, लेकिन उनके टीचर ने तो ये बोला कहीं और ट्यूशन लगा लो। मैंने ये नहीं बोला मेरे पास लगाओ, उन्होंने कहा कहीं अच्छी जगह लगा लो अगर आपको पास होना है तो। तो जिनके सब्जेक्ट वीक है थोड़ा ध्यान रखिएगा, जिनके टीचर ऐसे आ गए, अगर प्रमोट होके आ गए या कोई और इशू है, जो भी इशू है, या टीचर अवेलेबल नहीं है क्लास में, या कम क्लास हो रही है, तो यहाँ मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी जो सब्जेक्ट हमसे कॉमन है, लेकिन मान लो कोई पढ़ नहीं रहा, हमारे यहाँ मैथ्स नहीं पढ़ रहा मान लो, और उसके मैथ्स का टीचर कमजोर है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा वो लोग। या कोई बायो नहीं पढ़ रहा मान लो, इंजीनियरिंग वाला। सर हमारे पास तो 6 सब्जेक्ट हैं टोटल, तो 5 के ही लगते हैं। तो तो मैथ्स और फिजिकल एजुकेशन में तो 2 हैं। अच्छा, हाँ, तो मैं ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि ऐसे ही होता है कि सब्जेक्ट वीक रह जाता है ना, फिर प्रॉब्लम आती है बाद में। पेपर तो अपने टाइम पे होगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा, ये है। सर लेकिन ये टीचर्स ये जो बोलते हैं कि मैथ्स लेनी चाहिए फिजिक्स के साथ, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्यों, मैथ्स की जरूरत नहीं पड़ती फिजिक्स में? सर पढ़ती है, पर उतनी कहाँ पढ़ी, मतलब जैसे मैथ्स में तो बहुत। नहीं, जिन्होंने नहीं ली होगी उनको पता चल रहा होगा, आपको तो पता नहीं चल रहा होगा आपके मैथ्स से तो। सर उतना तो नहीं चल रहा था। हाँ, तो उनको चलेगा, ऐसा नहीं है, जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन वोश्चन आपके थोड़ा आराम से निकल जाते हैं, क्वेश्चन उनके निकलेंगे नहीं आराम से, तो ऐसा है। रिक्वायरमेंट तो है, फिजिक्स और मैथ्स अकेले नहीं चल सकती, मैंने फिजिक्स बिना मैथ्स के डिफिकल्ट है। और सर सिर्फ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ही तो है। नहीं, बाकी भी आप जो इक्वेशन सॉल्व। ट्रिग्नोमेट्री तो सर पहले से ही करते हुए आ रहे हैं, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन थोड़ा हाई लेवल की ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ा आप जो इक्वेशंस वगैरह सॉल्व कर पा रहे हैं, ई की पावर आ रहा है, कहीं पे लॉग आ रहा है, रिक्वायरमेंट है। अब यहीं पे देखो इतने सारे आएंगे भी, ठीक है। सर ये तो पूरा एक ही चैप्टर का पार्ट है मैथ्स में बस, और बाकी जितने चैप्टर है वो सब। हाँ, वो एक्स्ट्रा है, वो आपको अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिजिक्स अगर आप आगे लोगे कहीं तो जरूरत पड़ेगी, जो लोग मेडिकल में चले जाएंगे उनको तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। यस सर, मैं मेडिकल वाला ही तो। तो मैंने जितनी फिजिक्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, आपको बस ये होता है कि नीट में थोड़ा फायदा मिल जाता है, आपकी फिजिक्स थोड़ा स्ट्रांग हो जाती है जो लोग मैथ्स वाले होते हैं, नहीं तो फिर लोग डरते रहते हैं, मतलब उनको लगता है मैं पढ़ा नहीं शायद इसलिए हमारे क्वेश्चन नहीं हो रहे। अब होता क्या, वो प्रैक्टिस नहीं करी थी क्वेश्चंस की कई बार बच्चों ने, अब वो सोचते हैं हमने मैथ्स नहीं पढ़ी इसलिए मेरा हो नहीं रहा, चलो मैथ्स ही पढ़ लो ढंग से। अब मैथ्स पढ़ते हैं लेकिन प्रॉब्लम तो कुछ और है ना। तो यस सर। वही होता है, आदमी जो नहीं करता उसको लगता है बस उसी की वजह से कमी है, तो आदमी उसी के पीछे पड़ा रहता है, फिर तो प्रॉब्लम आ जाती है वहाँ यस सर, हमें तो सर ने बोला था कि मतलब सोचने की मतलब पावर बढ़ जाएगी अगर मैथ्स ले लोगे तो। पे। ऑब्वियसली, बिल्कुल, एनालिटिकल माइंड आपका बढ़ जाता है। यस सर, और फिर क्वेश्चन भी पूछने लगे रीजनिंग के। अच्छा, कई जगह तो खैर स्कूल में तो ऐसे दे देते हैं, स्कूल में तुमको कोटा भी पूरा करना होता है ना, कि इतने लोगों को मैथ्स देनी है, इतने लोगों को ये देना है, क्लास पूरी करनी है, लेकिन रिक्वायरमेंट है फिर भी, मेरा फायदा है। ओके, चलो। यस सर। तो लास्ट टाइम हमने एसी पढ़ा था, एसी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ था, इसके बाद हमने आरएमएस वैल्यू निकाली थी, कैसे निकालते हैं हम लोग हीट इक्वेट करके। तो हमारा I0/√2 आया था। कुछ क्वेश्चन हमने ये आरएमएस की डेफिनेशन थी, आरएमएस की वैल्यू निकाली थी यहाँ पे, आरएमएस वोल्टेज भी सेम डेरिवेशन था लगभग। इन केसेस में हम लोग आरएमएस वैल्यू निकाल रहे थे, क्या क्या आएगी, इस केस में क्या आएगी, ये आपके डाउट थे। ठीक है, तो अब आगे मूव करते हैं। आगे जो है आरएमएस के कुछ क्वेश्चन और हैं, पहले वो करते हैं और फिर आगे मूव करेंगे। तो हम लोगों ने क्वेश्चन ये कर लिया था, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एन AC of 50 hertz
is 10 ampere. The time taken by the AC in reaching from 0 to maximum value is. आसान क्वेश्चन है. बोलो. मैं ऑडियल हूँ क्या मैं आवाज ब्रेक हो रही है, क्या बोल रहे हो? सर 1/200 सेकंड आया. 1/200 सेकेंड आया आंसर. ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक. इसका आंसर है, अच्छा यहाँ पे 5 × 10⁻³ आ रहा है आपका. यस सर. यस सर. ओके, चेक कर लेता हूँ मैं एक बार. तो यहाँ पे क्या लेंगे, T/2 नहीं T/4. 16 का D 5 × 10⁻³ तो यहाँ पे बोल रहा है कि 0 से पीक तक जाने में कितना टाइम लगेगा. आपको पता है टाइम 0 होता है, T/4 होता है, T/2 होता है और ये T होता है. तो यहाँ से यहाँ तक जाने में T/4 टाइम लगेगा. तो आंसर शुड बी T = T/4. एंड T यहाँ पे जो होगा ओमेगा से निकल जाएगा. आपको फ्रीक्वेंसी, इनफैक्ट फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्स. तो टाइम पीरियड यहाँ पे जो होगा 50 हर्ट्स है. टाइम पीरियड यहाँ पे हो जाएगा 1/50 सेकेंड. तो T/4 हो जाएगा 1/50 × 1/4 which is 1/200 सेकेंड. जैसे वैल्यू ऑफ करंट जो दे रखी है स्टार्टिंग में, तो वो रेलेवेंट ही नहीं है. हाँ, वो कंफ्यूज करने के लिए है एक्चुअली. इसमें जो क्वेश्चन में ना कई बार कंफ्यूज करने के लिए देता है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्चुअली इसने दो बातें पूछी थी. इसने बोला था व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट. तो मैंने आपसे पूछा नहीं पीक वैल्यू आप कितना होगा. 14 एम्पियर. 10√2 आ जाएगा, है ना, 14 एम्पियर. यस. तो लेकिन कई बार कंफ्यूज करने के लिए भी दे देता है ऐसे क्वेश्चंस में. तो ये क्लियर हो गया सबको, टाइम पीरियड निकालना यहाँ पर. यस सर. यस सर. यस. ओके, एक और क्वेश्चन है, सेम टाइम पीरियड निकालने का है. क्वेश्चन है कि a resistance of 20 ohm is connected to a source of an AC potential V = 220 sin 100πt. The time taken by the current to change from peak value to RMS value is.
2.5 मिलीसेकंड। आपने जीरो से पीक निकाला है या पीक से मैंने जीरो से √2 निकाला है या √2 से इसका आंसर जीरो? क्या है 1/200 5 इसमें मिली जो सेकेंड। सर 1/400। 1/400 इसमें जो आंसर दिया हुआ है एक्चुअली गलत दिया हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो दिया ना, इन्होंने जो निकाला है, मैं बताता हूँ आपको क्या है, चेक करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा आंसर, इन्होंने गलती करी हुई है। सर पहले तो पीक वैल्यू निकालनी होगी। पीक वैल्यू तो पता ही है हमें, पीक वैल्यू तो कितनी 220/20 यस सर। 11, वो तो है ही। आप लोगों ने T1 और T2 निकाला होगा सही ना है। आपने? इससे पहले तो उसका जो ग्राफ होता सर है उसका डिफरेंस निकाल लिया। उसका डिफरेंस निकाला फिर Yes. तो Yes, sir. 220 साइन 100 था, 100/t। तो इसमें ना करंट का वैसे कोई मीनिंग नहीं है, आप पीक वोल्टेज का भी से भी कर सकते हो, पीक वोल्टेज और आरएमएस वोल्टेज है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओमेगा ले लेंगे क्या है। हाँ, अगर आप करंट निकालना चाहो तो करंट भी निकाल सकते हो, I = V/R हो जाएगा, तो 220/20, तो इक्वेशन ये बन जाएगी आपकी। यस सर। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, इसके बिना भी काम चल जाता हमारा। साइन 100πt ये आता, ठीक है। अब करंट की ये बोल रहा है कि करंट की जो इक्वेशन दी हुई है साइन की टर्म में दी हुई है, तो t = 0 पे ग्राफ यहाँ पे होगा और फिर ये ऐसे जाएगा ग्राफ। तो बोला पीक से आरएमएस आने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम पूछ रहा है ये, ठीक है। तो कैसे निकाला आप लोगों ने? तो जो एंगल है को π/2 के इक्वल रख लेंगे, एक बार π/4 T1 के लिए, ओके, T1 के लिए π/2 कर लेंगे, मतलब आपका जो 100πt है, ये वैल्यू साइन 100πt की वैल्यू 1 आनी चाहिए फॉर पीक। तो वी कैन से 100πt शुड कम इक्वल टू π/2, तो t यहाँ से आ जाएगा आपका π/200। तो ये जो टाइम है ये π/200 है, ये वाला पीक वाला, ठीक है। ये क्लियर है? वो तो कट गया ना 1/200 पाई कट गया, पाई कट गया, हाँ 1/200। तो इतना क्लियर हुआ सबको? यस। यस सर ये 1 क्यों होना चाहिए? पीक वैल्यू बोल रहा है ना, पीक वैल्यू कब आएगी, जब ये चीज 1 होगी, तो ये मैक्सिमम होगा ये वाला, यस। क्योंकि इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, +1 या -1। ओके। तो करंट की पीक वैल्यू के लिए ये 1 करना पड़ेगा, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू 11 आएगी। तो ये पीक का आया केस। दूसरा केस वो बोल रहा है कि आरएमएस वैल्यू कितनी होगी करंट की? सो उसके लिए π/4 का इक्वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल 11/√2 होगी, तो π/4 आ जाएगा यहाँ पे इस बार। आरएमएस हमारा होता है I0/√2, तो I0/√2 कर देंगे, तो यहाँ से आपका 1/√2 आ जाएगा ये। तो 1/√2 की वैल्यू कब आती है, जब साइन हमारा होता है π/4 आएगा यहाँ पे। ठीक है। यस सर। बाय बाय। नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था, मैथ्स वाले समझ रहे होंगे मेरी समस्या को लेकिन एक्चुअली π/4 जो वैल्यू आएगी वो ये वाली वैल्यू आएगी, क्योंकि π/2 यहाँ पे आ चुका है ना आपका। तो आप जो निकाल रहे हो, π/4 हाँ एक्चुअली आपको ये वाला लेना चाहिए, लेकिन वो बराबर ही आएंगे दोनों सिमेट्री से। तो क्या लिखना चाहिए वैसे मेरे को यहाँ पे, π/2 के बाद कब आता है फिर साइन का वैल्यू? π/3/4 इतना। अच्छा, ऑड वैल्यूज का आता है। ऑड वैल्यू पे है ना, तो यहाँ पे हमारे जैसे मान लो ये वैल्यू 1 आया, तो जब दोबारा √2 आएगा तो यहाँ पे आएगा। तो अगर ये π/4 पे आया था, यहाँ से तक π/4 है, यहाँ से यहाँ तक π/2 है, ये तो π/4 होगा ये भी, तो यहाँ से यहाँ तक भी π/4 होगा ये। सिमेट्री से ये और ये बराबर होंगे दोनों ना, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू I0/√2 होगी। तो ये π/4 पे यहाँ पे आया था, फिर दोबारा 3π/4 पे आएगा, 3π/4 इक्वल टू 100πt। ये समझ में आया जब मैं 3π/4? बोलो बोलो। π/4 क्यों नहीं लिया सर? मतलब उसने बोला है कि पीक से और आरएमएस वैल्यू आना है, तो मुझे एक्चुअली ग्राफ का
यहाँ से यहाँ तक आना है। अगर तो मैंने यहाँ पे जो एंगल माना है वो पाई बाय 2 मान लिया था जब मेरा वैल्यू सॉल्व हुई, तो आगे जो एंगल आएगा इससे ज्यादा आएगा ना, कम तो नहीं आ सकता ना। यस सर। तो अगला एंगल जो इससे ज्यादा आएगा, पाई बाय 4 तो यहाँ पे आ चुका होगा ऑलरेडी। यहाँ यस पे सर, सिमेट्री से ये दोनों बराबर होंगे तो फिर 3/4। हाँ, सिमेट्री से दोनों बराबर हैं, इसलिए चाहे वो ले लो या वो लो, सेम आना है। तो ये है यहाँ पे, लेकिन बेटर वे है कि आप ऐसे लिखो, ठीक है। अच्छा, बाकी लोगों क्लियर हुआ ये? यहाँ तक क्लियर हुआ? सर सिमेट्री से बराबर है का मतलब क्या हुआ सर? मतलब कि ये ग्राफ जो होता है आपका सिमेट्रिक होता है, मैंने यहाँ से अगर आप 10 डिग्री इस तरफ जाओ या 10 डिग्री इस साइड जाओ, वैल्यू बराबर आएंगी, ओके सर। है ना। तो अगर आपकी वैल्यू बराबर आ रही है तो 45 डिग्री चाहे आप इस तरफ जाओ चाहे 45 डिग्री इस तरफ जाओ, वैल्यू बराबर ही आएंगी। आई नॉट बाय रूट टू अगर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पर भी आई नॉट बाय रूट टू ही आ रहा होगा 45 डिग्री पहले, ठीक है। तो ये है हमारा, तो T2 जो हमारा आ रहा है, ये T2 लिख देते हैं इसको। तो T2 हमारा आ रहा है 3/400। अब इन दोनों को माइनस अगर हम करें तो T1 माइनस T2, सॉरी T2 माइनस T1 करना पड़ेगा टाइम निकालने के लिए। तो ये आपका 3/400 माइनस 1/200, एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा ऊपर, आई थिंक ऐसा कुछ आ जाएगा। 1/400। तो 1/400 आ जाएगा। तो दिस शुड बी द राइट आंसर। सर यस, सर मैंने सर करंट का इक्वेशन बना के करा था कैसे? सर। जैसे हम जैसे पहले मैंने मान लिया कि 0 से आरएमएस तक जाने में T2 टाइम लग रहा है हम्म और 0 से पीक तक जाने में T1 टाइम लग रहा है। तो हम्म मैंने ये सोचा कि T2 और T1 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। सर ये इक्वेशन था ना, करंट एट टाइम t इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हम्म तो ये पीक के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे आई नॉट इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा T1। हम्म। तो ओमेगा T1 आपने को, T1 निकाला होगा, T1 आपका सेम आया होगा, यही है ना? यस सर। सर ठीक है, फिर? ऐसे में T1 मेरा आ गया पाई/2 ओमेगा। हाँ ठीक है, वो यही आ जाएगा। हाँ, फिर? और आरएमएस के लिए भी फिर इक्वेशन बनाई तो आई नॉट बाई रूट टू इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा T2। हम्म T2 आ गया पाई/4 ओमेगा, दोनों का डिफरेंस आ गया पाई/4 ओमेगा। तो ओमेगा 100 दे रखा था, 100 पाई है, तो 1/400 आ जाएगा इसमें। आपने जो किया है वो वैसे तो आंसर सही आएगा उसका, लेकिन लॉजिकली आप सोचो, आपने पता क्या किया? आपने ये किया है यस। कि आपने यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाला एक बार, और एक बार यहाँ से यहाँ तक का निकाला है आरएमएस का। यस सर, यस इन दोनों को माइनस करके आपने वैल्यू निकाली है। तो आपने यस एक्चुअली ये वैल्यू निकाली कि आरएमएस से पीक में जाने में कितना टाइम लगेगा। यस सर, अब वो बाय सिमेट्री वो सेम है, बात ये दूसरी है कि ये दोनों सेम आएंगी वैल्यू। यस सर, एक तो ही है। आपने, हाँ आपने ये किया है। तो अगर मान लो कोई अगर यहाँ पे गड़बड़ होती है ना थोड़ा बहुत, कि मान लो अगर ये सेम ना होती है, कुछ और केस हो गया था, तो प्रॉब्लम आ सकती थी। सर अदरवाइज अलग अलग कैसे हो सकती है इसमें? अलग कैसे केस हो सकता है? अलग केस मान लो कभी ऐसा बोल देते हैं कि पॉजिटिव पीक से नेगेटिव पीक आने में, या पॉजिटिव से जीरो या समथिंग कुछ ऐसा, मैंने और कोई केस फंस गया मान लो हम्म, कि आरएमएस से और यहाँ नेगेटिव आरएमएस तक जाने में कितना है। अब मान लो आपने यहाँ से यहाँ तक का निकाल दिया तो डिफरेंट टाइम आएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंट आएगा। तो ऐसा कुछ केस में अगर आएगा तो हमने आपको देखना पड़ेगा एक्चुअली कि ग्राफ के कौन से पोर्शन की बात चल रही है। यस थोड़ा सर, सा वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा बस, है ना। ठीक है सर, ठीक है। ओके, तो दिस इज द आंसर। आई थिंक ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके, इस किताब में भी सॉल्व कर रखा था इन लोगों ने। इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने जो है क्या लिखा है इन लोगों ने, आरएमएस वैल्यू निकाली है 1/√2 लिखा, मतलब उन्होंने सीधा ये लिखा 1/√2, और यहाँ पे इसको टी लिखा, टी को फिर 1/√2 को पाई/4 लिखा, वहां से उन्होंने सॉल्व किया। तो इनका टाइम कितना आ गया, इन्होंने जबरदस्ती कुछ कर दिया, मतलब 1/400 आ गया डायरेक्ट इनका। पता नहीं क्या किया उन्होंने समथिंग कुछ करके आंसर निकाल दिया है। पाई/4 आया है, पाई/4 करोगे तो पाई से पाई कटेगा तो 1/400। अच्छा, इनका डायरेक्ट 1/400 आ गया। इन्होंने टाइम एक्चुअली इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाला है मेरे ख्याल से, मुझे लगता है। तो वो भी सेम आ रहा है क्या? हाँ, वो भी सेम आ रहा होगा शायद, वो सेम रहेगा। क्योंकि √2 तक का बात है ना ये। तो इनका बाई चांस सही आ गया कुछ आंसर। इन्होंने टी को तो कुछ माना ही नहीं, इन्होंने सीधा माना कि आरएमएस वैल्यू जब भी होगी वो टाइम निकाल लिया, उसको लिख दिया, वही आंसर है। तो इन्होंने तो एक्चुअली जीरो से लेके निकाल दिया, आरएमएस वैल्यू तो यहाँ पे आएगी सबसे पहली बार, तो उन्होंने ये वाला टाइम निकाल दिया और वही आंसर लिख दिया। तो उन्होंने एक्चुअली ये वाला टाइम निकाला है। तो बाई चांस वो सेम आया है, क्योंकि आरएमएस तक वो टाइम बराबर आ रहा होगा पहुंचने का, है ना। आपने भी पढ़ा था ना उसमें एसएचएम में कि वो वहां से
ए बाय रूट टू तक आने में जो टाइम लगता है, ए बाय रूट टू से मीन तक आने में सेम टाइम लगता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। तो दोनों टाइम एक्चुअली बराबर आ रहे होंगे, 1/400। देखो कितना ओमेगा कितना आ रहा है आपका, ओमेगा हमारा आ रहा है कितना आ रहा है ओमेगा यहाँ पे, ये टाइम 100 पाई हाँ टाइम पीरियड कितना आ रहा है, अगर टाइम पीरियड देखें तो 1/50। 1/50 आ रहा है। 2 पाई आप करेंगे तो 50 आ रहा है। ओके, तो T/4 अगर आप करोगे तो 1/200 टाइम आएगा, T/4 करोगे तो T/4 हमारा 1/200 आया, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, यहाँ से यहाँ तक का वो 1/200 है, और हमारा यहाँ से यहाँ तक का कितना आया था 1/400, यस तो यानी ये भी 1/400 होगा। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इन्होंने एक्चुअली ये वाला टाइम निकाला, तो बाई चांस इनका भी सही आ गया, लेकिन ये गलत कंसेप्ट, गलत है। ठीक है, तो इसलिए सही आया ये। तो आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा, एसएसएम में जब हम पढ़ते थे तो मैंने आपको बताया था ना कि हम जो सेम टाइम में कहाँ तक पहुंचेगा पार्टिकल, तो वो ए बाय रूट तक पहुंचता था। तो दिस टाइम वाज इक्वल टू टोटल टाइम वाज T/2, तो दिस वाज T/4, और फिर अगले T/4 में वो ए तक पहुंचता था। ध्यान है आप लोगों को, यस है ना। दिस वाज अप्रोक्सीमेटली, हमने कहा था कि 0.7 के करीब आ जाएगा 7 A। तो इसलिए सेम आ रहा है कि करंट की जो वैल्यू है वो ए बाय, क्योंकि वहां भी साइन की इक्वेशन बनती थी बेसिकली जब डिस्प्लेसमेंट होता था, तो 0 से ए बाय रूट तक पहुंचने में जो टाइम लगता था और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में सेम टाइम लगता था। तो वो चीज यहाँ पे भी आ रही है दोबारा घूम के। ओके, यस यस सर। ओके, चलो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है व्हाट इज द approximate peak value of an AC producing 4 times the heat produced per second by a steady current of 2.0 ampere in a resistor. फोर रूट टू 4√2 इन्होंने दे रखा 5.6, उतने आ रहा है 14 चौके 56। ठीक है, इसका 5.6 ओके ठीक है। बाकी लोग भी देखो भाई। यस What is the approximate value of the AC producing 4 times the heat? Approximate peak value पूछा है। 4 times the heat produced by per second of steady current of 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का जो करंट होगा वो हीट प्रोड्यूस करेगा I स्क्वायर R।
आई स्क्वायर आर हीट प्रोड्यूस करेगा, और एसी जो हीट प्रोड्यूस करता है वो करता है आई वर्चुअल का स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ से आपका आ गया आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, आई भी 2 आना चाहिए। बट इन द 4 टाइम द हीट प्रोड्यूस, अच्छा 4 टाइम कर रहा है इससे, इंटू 4 है ये, तो इंटू 2 और आएगा। तो ये आई वी की वैल्यू आएगी यहाँ से, तो यहाँ से आपको पीक वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन तो ये था कि आई नॉट कितना है, आई नॉट आपका √2 आई वी होता है, तो 4√2 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। अपने आप कर पा रहे थे सब लोग? हो गया था ना मतलब? यस। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा घुमा के पूछ रहा है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो स्लेब दिखाने। डन। डन। अगला क्वेश्चन है, इफ आई इक्वल टू 8 + 6 sin ओमेगा t, फाइंड आई आर एम एस। सिक्स बाई रूट टू। 6/√2 नहीं, (6/√2) कैसे करा आपने? एसी करंट लिया आपने, डीसी भी तो है इसमें, मिक्स है ना दोनों, एसी डीसी। एट प्लस 3√2। यहाँ पे तो पूरा पॉइंट में सॉल्व करके लिखा, 3√2 का मतलब कितना आ गया आपका? तो यहाँ 42, 8 और 4 12, नहीं 12.24। यहाँ कुछ और दिया हुआ है आंसर, कितना दिया सर? 9 पॉइंट कुछ दिया हुआ, 9.05। क्या किया था आपने? तो साइन के फंक्शन को ऊपर शिफ्ट कर दिया 8 यूनिट। अच्छा, फिर और सब तो सेम ही जाएगा। फिर क्या किया? साइन का फंक्शन अगर ऊपर शिफ्ट हुआ तो जैसे अगर सिर्फ इस वाला फंक्शन में देखे 6 sin ओमेगा t, तो इसका ऐसा। भी ग्राफ ऐसा बनेगा। फिर तो आरएमएस वैल्यू भी 8 यूनिट ऊपर चली गई होगी। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन तो नहीं दिए मैंने, एक्चुअली सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया कहीं से। 12.2 के आसपास है आंसर। नहीं 12.2 नहीं, कैसे निकाल रहे हो आप लोग? 12.2 कैसे है? सर अगर इसमें 8 नहीं होता तो इसका आंसर 2 आता। अब इसमें 8 भी आ गया तो इसका जो ग्राफ है ऊपर 8 यूनिट शिफ्ट हो गया, तो आरएमएस वैल्यू भी उतनी ही शिफ्ट हो गई होगी ऊपर। नहीं ऐसा नहीं होगा ना, हमें बाय डेफिनेशन सोचना पड़ेगा ना, ये एक्चुअली
बाय डेफिनेशन सोचो, देखो दो तरीके हैं इसके। एक तो ये है कि हम बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन करके निकालें, जैसे मैंने निकाला था भाई आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन 0 से सपोज टी डिवाइड बाई टी। एक तरीका तो ये है, इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि हम ऐसे कर लें, मैंने टी से टी कट जाएगा ये तो खैर। दूसरा तरीका क्या है, ये समझ में आ रहा है सबको? एक तरीका तो है बेसिक की, तो फंडामेंटल डेफिनेशन है इसकी। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। नहीं है तो इससे निकाल के देखना, आप लोग आंसर सेम आएगा। तो हम लोग इससे निकालते नहीं है अभी, लेकिन आप लोग ट्राई करना कि आंसर सेम आएगा इंटीग्रेशन करके, ठीक है। लेट अस ट्राई विद द बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन क्या है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट क्या होती है, जो क्या करती है? हीट प्रोड्यूस। सेम हीट प्रोड्यूस करती है जो कि ये करंट कर रहा होगा, है ना? यस। ओके, तो ये जो हीट प्रोड्यूस कर रहा होगा वो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर इंटू मान लो टी कर रहा होगा। अब ये वाला करंट डीसी और एसी को मिला के हीट प्रोड्यूस करेगा, तो डीसी करंट कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा इसमें? 8 कितनी? 8 आरपीएस। और एसी वाला कितनी करेगा? जो एसी कंपोनेंट है ये वाला, इसका आईआरएमएस लेना पड़ेगा, बाय डेफिनेशन ये इतनी हीट प्रोड्यूस करेगा। यस। यह समझ में आई सबको? यस सर। डीसी वाला तो अपने आई स्क्वायर आर टी करेगा और ये आई आर एम एस Yes, स्क्वायर आर टी yes. करेगा। तो ये जो आई आर एम एस आपका आना चाहिए, आर टी वगैरह कट जाएगा आपका, तो आई आर एम एस की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 8 का स्क्वायर प्लस 3√2 का होल स्क्वायर का रूट, यानी कि 64 3 3 9 3 27 ऐसा कुछ आएगा। 3 3 9 दूनी 18 मेरे ख्याल से। तो ये आ गया आपका 64 और 10 74 और 8 82 का रूट। तो सही है, यानी इसका आंसर 9 पॉइंट कितना दिया है? 9.05 लिखा है इन्होंने। क्लियर हुआ कंसेप्ट? यस सर। एक बार और बता दूं, ये बोल रहे हो? आवाज ब्रेक हो रही है क्योंकि मैं सुन नहीं पा रहा। सर दूसरा वाला तरीका ज्यादा आसान कौन सा वाला? ये वाला? हाँ Yes, वो sir. तो है ही, शॉर्टकट तो ये मैंने बाय डेफिनेशन चलोगे तो यही है कि आपकी दोनों हीट बराबर आनी चाहिए। तो अगर इस वाले करंट से आप हीट निकालोगे तो डीसी करंट की हीट तो वही आएगी अपनी जो आती है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। टी टाइम इतनी हीट प्रोड्यूस करेगा ये। और जो एसी करंट है उसकी हीट निकालने के लिए हमें पता है कि हमें उसका वर्चुअल करंट चाहिए होता है। तो वर्चुअल वैल्यू ऑफ द करंट जो उसकी होगी 6/√2 होगी, तो उसको बस टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वहां से हीट आ जाएगा। दोनों का हीट ऐड करोगे तो इस करंट का टोटल हीट आ गया। अब इस करंट का टोटल हीट जो है इतना आया, और ये इसके बराबर होना चाहिए आई आर एम एस आर इसका स्क्वायर इंटू आर टी के। तो वहां से हमारा इसका आई आर एम एस आ गया पूरे करंट का। Yes, sir. सर मेरा एसी वाला नहीं निकला था, वो कौन सा रह जाता। अच्छा ओके, तो इसको थोड़ा सा ना यही है बाय कंसेप्ट अगर आप चलोगे तो दिस इज द शॉर्टकट। तो किताबों में डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कई जगह पे कि ये मैंने डीसी पार्ट आई डीसी का स्क्वायर प्लस आई आर एम एस का स्क्वायर का रूट। तो लेकिन जरूरत नहीं है, फंडामेंटली आप सोचोगे तो समझ में आ जाएगी बात क्या है। ओके यस सर। सर ये पहले वाला मेथड एक और बार बता। कौन से वाला? ये दूसरे वाला है ये वाला पहले वाला? पहले पहले ये वाला? यस सर। ये तो आईआरएमएस की डेफिनेशन है ना, मतलब आप आईआरएमएस कैसे निकालते हो? आपने जब ड्राइव किया था पिछली बार तो ऐसे तो निकाला ना, हीट इक्वेट। यस। हाँ, तो ये जो करंट है आपका ये वेरिएबल करंट है। मान लो ये करंट आपका कुछ है, मान लो कोई वैल्यूज की है, ए साइन आई साइन ओमेगा टी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसकी जो हीट प्रोड्यूस अगर आप निकालते हो तो कैसे निकालोगे? आई स्क्वायर आर टी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वेरिएबल हीट प्रोड्यूस करेगा, ये करंट आपका वेरी कर रहा है क्योंकि। यस सर। तो इसकी टोटल हीट निकालने के लिए आपको इसको आई साइन ओमेगा टी को स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी, इसकी किसी टाइम पे हीट हुई, टोटल हीट निकालने का आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से t तक। यस सर। तो टोटल हीट आ गई। डिवाइडेड बाय टी क्यों करा?
मत करोगे आप तो फिर क्या आएगा, हाँ वो टी, माने आप इसको हटा दो फिर टी को, अगर आप देखो आप इंटीग्रेट आपने 0 से टी तक करा ना ये, यस सर। तो यहाँ पे जो है ऊपर टी आएगा एक फैक्टर, यस कुछ आएगा सर। t/4 या समथिंग कुछ आएगा, तो उसको इक्वेट करने के लिए मतलब आप या तो यहाँ पे हटा दो फिर फैक्टर, इक्वेट कैसे करोगे, मतलब इक्वेट अगर करोगे आप तो यहाँ पे तो I²RT लिखोगे, यस सर। I²RT लिखो फिर इसको, है ना, और फिर आप इसको ऐसे लिखो इक्वल टू I²R/dt, ऐसे कर लो ओके। तब भी इक्वेट हो जाएगा ये। ओके। तो ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए हम यहाँ पे 8 + 6 sin ω t पुट कर देंगे, क्योंकि हमारा करंट ऐसा नहीं है, हमारा करंट एक्चुअली ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको स्क्वायर करके R/dt करना पड़ेगा, उसको फिर हम इक्वेट करेंगे विद दिस वैल्यू I/RMS RT से, और फिर जो वैल्यू आएगी वो सेम वैल्यू ये आ जाएगी। ओके। ओके, तो ये आएगा, ठीक है। मैथ्स वालों गलत क्यों, अब ग्राफ शिफ्ट करके क्यों नहीं आया आंसर? नहीं सर, इसका स्क्वायर नहीं किया ना। स्क्वायर नहीं किया क्योंकि, बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, अब IRMS समझ में आ गया सबको कि IRMS कैसे होता है। यस सर। एक VRMS भी निकाली दो अलग, या तो ऐसा तो सबको करा ही दिया था पिछली बार मैंने, पर ये कर लो क्वेश्चन एक और। ये V वर्सेस T का ग्राफ है, और ये बोल रहा है कि VRMS कितना होगा। वी नोट कितना है? V0 के टर्म में आंसर बताना है, V0/2, वी नोट बाई रूट 2। V0/√2 मतलब D आंसर आ रहा है आपका। 8वें का आंसर क्या Yes, आ sir. रहा है? 8वें का आंसर क्रिटिकल B दिया हुआ इन्होंने, B बाई मतलब 2 क्या, आएगा। √3 लिखा हुआ है इन्होंने तो। एक मिनट में को चेक कर लूँ, नहीं कुछ और देख लिया मैंने। 8वें का आंसर D, हाँ सही है, V0/√2। 3 आ रहा है, 3 कैसे, V0/√3 भी है वैसे ऑप्शन में, चलो ठीक है। √2। ये तो लास्ट टाइम कराया था। करवाया था ना हमने, लास्ट टाइम पे कर लिया था हमने, I की टर्म में किया था हमने, ये V की टर्म में, बस ये फर्क है, आई स्क्वायर आर टी करेगा वी स्क्वायर अपन आर टी, बस उससे भी आगे। उससे आ जाएगा बिल्कुल। बाकी लोग निकल आओ, ये भी करेंगे ट्राई। फिर दोबारा वही आपको हीट निकालनी है और उसको इक्वेट करना है, तो मैं 0 से T तक देखूं अगर, तो VRMS से तो हीट जो निकलेगी आपको पता ही है, VRMS का स्क्वायर V²/R/T निकलेगी 0 से T तक, है ना। अब ये जो हीट है वो इसके बराबर होगी, तो ये करंट आपका यहाँ से यहाँ तक T/2 तक तो V0 है, तो इसकी हीट निकलेगी V0²R/T/2, ठीक है, प्लस आगे यहाँ से यहाँ तक करंट 0 है, तो इसकी हीट 0 हो जाएगी, तो नेट हीट जो निकली T टाइम में, हमने T/2 तक यहाँ तक किया और T/2 ये लिया, तो नेट T टाइम ले लिया यहाँ पे, तो ये टाइम T हो गया, और ये भी हमने T लिया है, तो दोनों हमने बराबर टाइम के लिए कंपेयर कर लिया, कंपेयर करने के लिए बराबर टाइम होना चाहिए दोनों का, तो कंपेयर किया तो ये निकल के आया, तो यहाँ से VRMS का वैल्यू निकाल लो, अब R से R कट जाएगा, T से T भी कट जाएगा, तो VRMS आपका V0/√2 आ जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, ठीक है, क्लियर। यस सर, ये था कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपको बाय डेफिनेशन चलना है हमेशा, अगर आप बाय डेफिनेशन चलोगे तो आपका सही आएगा आंसर, तो डेफिनेशन ध्यान रखो कि IRMS होता क्या चीज है, ठीक। अगला आप पढ़ें, यस सर। Yes, sir. ओके।
करंट की एसी में एक तो पीक वैल्यू होती है, एक आरएमएस वैल्यू होती है। तो आरएमएस हम यूजुअली ज़्यादातर आरएमएस ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हीट वगैरह जहाँ भी जरूरत पड़ती है वहाँ आई आरएमएस ले लेते हैं सीधा। और तीसरी वैल्यू जो होती है उसको मीन वैल्यू ऑफ द करंट बोलते हैं, या एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट बोलते हैं। तो वो देख लेते हैं क्या होता है। उसके हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपके टॉपिक वो है, इम्पोर्टेंट तो है। तो किसी को पता है एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट कैसे डिफाइन करते हैं हम? So integration of I dt upon t. ये तो मैथमेटिकल मैंने वो हुआ, मैंने फंडामेंटली कैसे डिफाइन कैसे करोगे, डेफिनेशन अगर आएगी तो क्या होता है ये? जैसे हमने वहाँ पे बोला कि सेम हीट प्रोड्यूस करता है पॉइंट सेम के टाइम हिसाब में, से करंट कितना चेंज हो रहा है, टाइम के हिसाब से करंट मतलब कितना चेंज हो रहा है। वो तो डी आई बाई डी टी होता है, टाइम के साथ जो करंट चेंज होगा। तो डिफरेंशिएट करोगे इसे? नहीं सर, मतलब अलग टाइम पे जैसे एसी में बढ़ता है ना, चेंज करता है हाँ, अपने। मतलब क्या डी आई बाई डी तो ये आएगा, ये बोल रहे हो आप? नहीं सर, आपने पूछा ना कि एवरेज करंट को कैसे डिफाइन करेंगे। क्या बोलोगे आप कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है ये? क्या बोलना चाह रहे हो आप, ये चेंज ऑफ करंट है या कुछ और है? सर टाइम के फंक्शन के हिसाब से जो करंट जब चेंज हो रहा है। हम्म तो उसकी क्या जो इक्वेशन है, टाइम के साथ तो ऐसे चेंज हो रहा है ये, आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज दिस। बताओ अभी बोर्ड में क्या लिखोगे? किसी ने पढ़ा, अभी पढ़ाया नहीं ना क्लास में शायद, अभी पढ़ा नहीं होगा आप सर लोग। ऐसा करंट जो जिस टाइम इंटरवल में उसको ऐसे स्टेडी करंट ट्रीट कर सकते हैं? नहीं, अभी भी सही नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, अच्छा आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा ना अभी शायद क्लास में, इसलिए आप बता नहीं पा रहे। मैंने स्कूल में नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पढ़ लिया शायद, जिनका सिलेबस खत्म हो गया है, स्वामिल ने तो। वो स्कूल में खत्म हो गया। एक बार कुछ ऐसी कई बात चल रही थी, तो बच्चे बोले कि सर वहाँ तो कोर्स खत्म हो गया इंस्टीट्यूट में, आप आपके यहाँ तो अभी चल रहा है। मैंने कहा वो इंस्टीट्यूट में टीचर का खत्म हुआ है, बच्चों का नहीं हुआ। तो टीचर तो कभी भी कर लेगा खत्म। मीन वैल्यू, और सॉरी ऑफ नहीं है, और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ये वो करंट होता है जो सेम टाइम में सेम चार्ज फ्लो करे, है ना। अगर स्टडी करंट हो कोई डीसी करंट, और सेम टाइम तक अगर आप उसे फ्लो कराएं, तो वो सेम चार्ज फ्लो करे। लेकिन एक चीज और है यहाँ पे, जैसे मान लो ऐसा ग्राफ होता है आपके एसी करंट का, तो ये आई है और ये टी है। इस ग्राफ से अगर मैं क्यू निकालना चाहूँ तो क्या क्या निकालना पड़ेगा मुझे इस ग्राफ का? एरिया। एरिया। Yes. क्यू मतलब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी क्यू का, डी क्यू का इंटीग्रेशन मतलब मुझे करना पड़ेगा आई डी टी, ये करना पड़ेगा। Yes. यस सर। आई डी टी करना पड़ेगा, यानी कि मेरे को आई डी टी मैंने वाई डी एक्स, तो ये एरिया इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं एरिया इंटीग्रेट करूंगा, तो मेरा चार्ज आ जाएगा कि 0 से टी टाइम में, टी बाई 2 टाइम में सॉरी, कितना चार्ज फ्लो किया। ठीक है, तो वो आपका यहाँ से आ जाएगा। अब वो किसके बराबर होना चाहिए? जो डीसी करंट आई आर मैंने आई मीन वैल्यू जो करंट फ्लो कराएगा, चार्ज फ्लो करेगा, वो कितना फ्लो कराएगा? आई इंटू टी। कितना चार्ज फ्लो होगा भाई? क्यू क्या होता है? आई टी होता है ना वैसे तो डीसी में तो। Yes. तो आई टी होगा, और ये किसके इक्वेट होगा? ये इक्वेट करना पड़ेगा आपको आई डी टी, मैंने आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। बाई डेफिनेशन ये चार्ज जो एसी फ्लो करा रहा है और जो ये मीन वैल्यू फ्लो करा रहा है सेम टाइम में 0 से टी बाई 2 में, अगर वो सेम है, तो ये जो वैल्यू आती है डीसी करंट की, उसको हम बोलते हैं मीन वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है, अभी मैं डेफिनेशन में लिखवा देता हूँ, पहले इसको ड्राइव कर लेते हैं कितनी वैल्यू आती है ये। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा? ये आई नॉट साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस ओमेगा टी। माइनस होता है प्लस होता है? Minus. माइनस होता है, 0 से टी बाई 2।
आई एम टी बाई टू, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हो गई आपकी, कॉस का वैल्यू ओमेगा का वैल्यू पुट करोगे, ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है। अब मैं टी का वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो टी बाई टू पुट करना पड़ेगा, तो लिखूंगा टी बाई टू डिवाइडेड बाई ओमेगा माइनस कॉस जीरो, कॉस जीरो जो है माइनस को बाहर ले लेता हूँ मैं, माइनस कॉस जीरो यानी कॉस जीरो वन हो जाएगा आपका बाय ओमेगा, ये बनेगा इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सॉल्व करते हैं, यहाँ से टी कट जाएगा तो ये बचेगा आपका, इससे ये कट जाएगा तो कॉस पाई आया, कॉस पाई कितना होता है -1 -1, तो ये -1 आ जाएगा और ये -1 और आ जाएगा तो -2/ओमेगा, तो +2/ओमेगा हो जाएगा ये, यस तो आई नॉट 2/ओमेगा आ गया यहाँ। तो आई थिंक ये क्लियर है यहाँ तक सबको। यस सर। और यहाँ पे क्या आया, आई एम टी बाई टू को भी टी को 2 पाई/ओमेगा कर लेते हैं, t/2 था यहाँ पे तो t/2 हो गया ये, राइट। तो ओमेगा से ओमेगा कट गया तो आई एम कितना आ गया मेरा 2 I0/पाई, 2 I0/पाई, दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ द करंट। IRMS क्या था हमारा I0/√2, और ये क्या आया है I0/पाई/2 बोल सकते हैं आप एक तरह से। दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ द करंट। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2/पाई का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, लगभग 0.637। तो ये हमारी मीन वैल्यू है। तो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे कि ये जो है सेम वैल्यू ऑफ द डीसी करंट है जो कि सेम चार्ज फ्लो कराएगी जो कि एक एसी करंट फ्लो कराएगा। तो सेम चार्ज से, जैसे हमने यहाँ पे सेम हीट ली थी, यहाँ पे सेम चार्ज ली है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने जो साइकिल लिया है हाफ साइकिल लिया है, अगर मैं फुल साइकिल लेता यहाँ पे यहाँ तक का तो चार्ज फ्लो कितना होता, 0 जीरो होता, नेट चार्ज फ्लो जीरो हो जाता। तो मैं यहाँ पे जीरो इसलिए फुल साइकिल नहीं लेंगे, तो जब यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे हम हाफ साइकिल के लिए डिफाइन करेंगे। तो जो मीन वैल्यू डिफाइन होती है हाफ साइकिल के लिए होती है। तो मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर अ हाफ साइकिल, तो यहाँ पे हाफ साइकिल लिया हमने, ओवर अ हाफ साइकिल इज दैट वैल्यू ऑफ मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू of an AC over a half cycle is that value of an, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, स्टडी करंट which would send same amount of charge through the circuit in same time interval, that is t/2. Mean value or average value of an AC over a cycle defined as that value of an steady current which would send same amount of current through the circuit in the same time interval as is sent by the AC in same time। तो यहाँ पे सेम यहाँ हाफ से साइकिल के लिए आपने
फुल लूंगा तो जीरो ही आ जाएगा ना, तो फिर यहाँ करंट एक तरफ हो जाएगा चार्ज, और फिर यहाँ प्लस करंट इधर को जाएगा, इस वाले जब साइकिल चलेगा तो करंट आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो करंट आपका इधर को फ्लो होने लग जाएगा, तो पहले चार्ज इधर को जाएगा फिर इधर को जाएगा, तो नेट जीरो हो जाएगा चार्ज फ्लो। यस सर। तो इसलिए हम यहाँ पे सर हमेशा जीरो होगा फुल साइकिल। हाँ अगर आप हाँ ऐसे अगर एसी करंट आपका सिंपल जो साइनसोइडल वाले करंट होते हैं तो वहाँ पे जीरो ही आएगा। वन साइकिल, टू साइकिल, थ्री साइकिल, अगर आप फुल साइकिल लेंगे तो जीरो आएगा, तो इसलिए हम हाफ साइकिल के लिए डिफाइन करते हैं। ठीक है। यस सर। सर ये जो सबसे फर्स्ट इक्वेशन लिखी है ना, ये दोबारा बताना। कौन सी इक्वेशन? सबसे फर्स्ट लाइन में लिखी, इसके बाद। देखो यहाँ पे हमने डेफिनेशन से क्या बोला कि सेम चार्ज फ्लो होना चाहिए। यस सर। अब डीसी में चार्ज कैसे निकालते थे हम? Q इक्वल टू आई टी से निकालते थे। यस सर। तो यहाँ हमने Q इक्वल टू आई टी लगा दिया, डीसी करंट मान लिया हमने। मीन वैल्यू क्या है? डीसी करंट है जो कि सेम टाइम इंटरवल में सेम चार्ज फ्लो कराएगा। तो आई एम इंटू टी बाई टू किया तो ये क्यू टी से आई टी से क्यू आ गया। ठीक है। अब अगर हम यही चार्ज एसी से निकालें तो एसी से कैसे निकालेंगे? हमें आई डी टी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आई तो वेरिएबल है आपका, तो आई डी टी को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, या डायरेक्ट हम आई इंटू टी नहीं कर सकते ना क्योंकि आई वेरिएबल है, तो यहाँ आई टी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा जीरो से टी बाई टू। तो मैंने जीरो से टी बाई टू तक इंटीग्रेट किया। तो इन दोनों को जब मैं इक्वेट करूंगा तो दोनों का जो चार्ज होगा वो सेम माना है हमने, बस हमने यहाँ पे ये लिया है। ठीक है। तो दोनों का चार्ज जब सेम लोगे तो ये जो वैल्यू आएगी डीसी करंट की, इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? मीन वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है। तो डेफिनेशन है कि जो ये वो डीसी करंट है जो कि सेम टाइम इंटरवल में यानी टी बाई टू में सेम चार्ज फ्लो कराता है जो कि एक एसी करंट फ्लो कराएगा इन टी बाई टू में। तो एसी करंट इतना फ्लो कराता है और ये इतना कराएगा। ठीक है। ओके, और कोई डाउट किसी को यहाँ पर? क्लियर है सबको? सर करंट वर्सेस टाइम का ऐसा ग्राफ बनाए जो सिर्फ एक क्वाड्रेंट में हो एसी का, तो उस टाइम में तो जीरो नहीं हो सकता फुल साइकिल के लिए। मतलब अगर हम पॉजिटिव ग्राफ बना दें, पूरा पॉजिटिव हो करंट? ये सर या तो पूरा पॉजिटिव हो या पूरा नेगेटिव हो। हाँ तब हम वो एसी में होगा ना, तो फिर उसे एसी नहीं बोल सकते वो फिर। हाँ एसी, क्योंकि उस एसी में जो एक्चुअली ये साइन रिवर्स करना जरूरी है। वो एक तरह का डीसी है, वेरिएबल डीसी हो जाएगा वो। यस सर। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर, लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन कराए थे ना कुछ एंड में लास्ट क्लास में, तो उसमें आपने एसी एज्यूम करा था ऐसे। नहीं वो एसी होगा नहीं, अगर ऐसा कुछ मैंने माना होगा ना। ये वाला कौन सा बोल रहे हो आप? ऐसे हाँ, ये इस पे किधर टिक लगा? लगा हुआ था एक। यस सर, इस पे हाँ टिक तो लगा हुआ है। अगर ये वाला होगा ना ये, तो इसको यस हम डीसी बोलेंगे वैसे। सर। एक और है ना जो डार्क कलर से आपने टिक लगाया, हाँ सर राइट साइड में। ये वाला, हाँ ये वाला। इसको भी हम डीसी बोलेंगे। यस सर। ओके ये एसी है क्योंकि इसमें साइन चेंज हो रहा है। यस सर। हालांकि वैल्यू तो निकालेंगे तो वैल्यू तो निकल ही जाएगी, चाहे एसी में हो चाहे डीसी में, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हो ही जाएगा ना उसका। ठीक है। तो ये हमारा मीन वैल्यू ऑफ द करंट है। तो आई होप ये क्लियर हुआ। यस सर। ओके। तो सिमिलरली हमारा नो मीन वैल्यू ऑफ द आरएमएस, सॉरी मीन वैल्यू ऑफ द ईएमएफ भी होता है हमारा, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। तो ये भी वही डेफिनेशन है कि ये सेम ईएमएफ है जो सेम करंट फ्लो कराएगा एज अ कांस्टेंट ईएमएफ प्रोड्यूस कराएगा इन द सेम टाइम इंटरवल। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ईएमएफ, तो ये भी वो डेफिनेशन आ जाएगी, दोबारा लिखवा नहीं रहा। तो इसमें भी क्या करोगे आप? वही करना पड़ेगा आपको कि आपको जो है ई मीन इंटू ई मीन बाय आर करना पड़ेगा। तो आई आ गया, आई इंटू टी बाई टू इक्वल टू ई साइन ओमेगा टी। मान लो ये एसी करंट है, तो एसी करंट का जब आप चार्ज निकालोगे तो ई बाय आर करना पड़ेगा, ये आई आ गया, इंटू टी करना पड़ेगा डी टी
और फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से t/2। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो EM की वैल्यू कितनी आएगी? E/π/2। करेक्ट, E/π/2, E0/π/2 है ना। तो ये हमारा EMF का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो खुद। यस। ओके, चलो आगे चलें। यस सर। अच्छा। ओके, तो अब जो है यहाँ पर एसी का जो मेन, देखो एसी में क्या होता है, बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं कई बार। एसी वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती एसी में। एसी सेम चीज़ है जो डीसी वाले हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे भी लगेंगी। बस यहाँ फर्क ये पड़ जाएगा कि करंट वेरिएबल है ना। तो करंट वेरिएबल है तो आपको निकालने के लिए कोई भी चीज़ जो इंटीग्रेट वगैरह करना पड़ जाएगा, या कुछ और फर्क पड़ सकता है उसकी वजह से, वेरिएबल करंट की वजह से। तो बाकी नहीं तो डेफिनेशन सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम मतलब होता है वोल्टेज और करंट के बीच का डायग्राम। तो यहाँ पे हम लोग जो है वोल्टेज और करंट के बीच में डायग्राम बनाते हैं कि वोल्टेज और करंट हमारा कैसा है, फेज में है या नहीं है। अब आप बोलोगे ये क्या चक्कर है? तो चक्कर ये है एक्चुअली, देखो आपने देखा था रेजिस्टेंस जब आपका होता है, ये आपका करंट है, तो V = IR आता है यहाँ पे। तो अगर I आपका ज्यादा होगा तो V भी ज्यादा होगा। तो जब I का पीक आएगा तो V का ही पीक आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं I का, तो I का ग्राफ मान लो ऐसे बन रहा है, तो V का ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे। यस। ये V का ग्राफ है और ये I का ग्राफ है। समझ में आ रही है बात सबको? यस सर। है ना, दोनों के ग्राफ एक साथ पीक आ रहा है, एक साथ जीरो आ रहा है। तो हम बोलेंगे दोनों फेज में है। तो इनको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे फेजर डायग्राम में, तो हम ऐसा बनाएंगे कि ये I है और उसी फेज में V भी है। तो V का वैल्यू अगर ज्यादा मान लो तो V को यहां मान लो, उसी फेज में V भी है, राइट। तो ये दोनों सेम फेज में है, तो ये ऐसा ही चलता है। लेकिन जब आप अभी एसी में देखोगे तो एसी में कई बार ऐसी कंडीशन आ जाएंगी कि आई और वी जो है अलग अलग फेज में होंगे। यानी जब एक का पीक आ रहा होगा, दूसरे का हो सकता है पीक ना आ रहा हो, उसका जो है जीरो आ रहा हो। यस। तो फेज वहां पे फिर है ना डिफरेंट आ जाएगा। तो ये केस आएगा जब आप इंडक्टर और कैपेसिटर पढ़ेंगे। तो हम वहां पे अभी देखेंगे इंडक्टर जब लगाएंगे इसमें एसी में तो क्या फर्क पड़ेगा। रेसिस्टेंस में तो फर्क नहीं पड़ता, रेसिस्टेंस तो चाहे आप एसी में लगाओ या डीसी में लगाओ, दोनों में फेज में ही आता है। लेकिन जब आप कैपेसिटर और इंडक्टर वगैरह लगाएंगे तो वहां पे जो है फेज का डिफरेंस आ जाएगा। तो देखते हैं क्यों आता है, अभी इसको ड्राइव करेंगे और फिर हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। फिर हम एक मिनट, फिर हम फेजर डायग्राम बनाएंगे कि हमारा वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है, कौन जो है कितना एंगल है दोनों के बीच का, π/2 है, कौन आगे है कौन पीछे है फेज में। सर यहाँ क्यों नहीं आता वैसे वो डिफरेंस? डीसी में यस सर, रेजिस्टेंस के केस में। नहीं, अभी ड्राइव करेंगे वो भी, ड्राइव करते हैं सर। वो भी ड्राइव करके आएगा कि आर में डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, ये पुरानी स्लाइड आप ये पूछ रहे थे। नो सर, वो नोट करने के लिए पूछ रहा था। अच्छा अच्छा, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, नो सर। नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, आगे चलें फिर। ठीक है, तो हम लोग फेजर डायग्राम पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पे आर, एल और सी के फेजर डायग्राम बनाने पड़ेंगे, और फिर इनके कॉम्बिनेशन बनेंगे आर एल, एल सी, आर सी, एल सी आर। इनके फेजर डायग्राम बनेंगे। तो इनके अकेले बनेंगे पहले, फिर कॉम्बिनेशंस के बनेंगे। तो वो हमें समझना है कैसे कैसे बनेंगे। तो पहले हम अकेले अकेले देखें कि अकेले क्या काम करते हैं, एसी को में क्या करते हैं, करंट को आगे करते हैं या वोल्टेज आगे रहती है फेज में, क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं सपोज रेसिस्टेंस की। तो एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस ओनली। तो एसी सर्किट में जब रेजिस्टेंस ओनली होता है
तो यहाँ पे देखिए आपका जो E है, मान लीजिए E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी सपोज, तो देन I विल बी हाउ मच? E by R, E नॉट बाय R साइन ओमेगा टी, दिस इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी आ रहा है और यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी आ रहा है, तो बोथ आर इन द सेम फेज, माने सबका एंगल वगैरह सब कुछ सेम है यहाँ पे, तो वी कैन से कि बोथ आर इन द फेज, है ना। जब उसका पीक आएगा तो इसका भी पीक आएगा, और जब ऊपर वाले का जीरो आएगा ई नॉट वाले का, तो नीचे वाले का भी जीरो आएगा। तो इन दिस केस बोथ वोल्टेज एंड करंट आर इन द फेज, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके। अगर आप फेजर डायग्राम बनाओगे तो फेजर डायग्राम या तो ऐसे बनता है, या फिर अगर ये कुछ एंगल पे आप मानोगे तो ऐसे भी मान सकते हो कि ये यहाँ पे I है और यहाँ पे V है, तो एनी वन ऑफ द फेजर डायग्राम इज करेक्ट, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने इनिशियल फेज कितना माना है, उस पर डिपेंड करेगा। तो अब चलते हैं, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो सही है, रेजिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडक्टर पे चलते हैं, ठीक है। चलिए अगले पेज पे। यस सर। ओके Yes, ये sir. आपको है ना, ये आपको बता ही चुका हूँ मैं कि ये आपका अगर E है, माने अगर आपका I निकाल रहे हो आप, तो I कम आएगा यूजुअली, R ज़्यादा होगा 1 से, तो I का ग्राफ ऐसे बनेगा और E का ग्राफ फिर ऐसे बनेगा। तो अगर आप E का ग्राफ बनाओगे और I का ग्राफ बनाओगे तो बोथ आर इन द फेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चलते हैं इंडक्टर पे। अब यहां पे भी E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हमने अज्यूम कर लिया। अब हमें I निकालना है, तो I कैसे निकालना है यहाँ पे? तो V इक्वल टू आई आर तो लगा नहीं सकते यहाँ पे, तो क्या रिलेशन है यहाँ पे? कोई रिलेशन है? di/dt का। यहाँ पे जो E होगा वो L di/dt ले लेंगे, तो यहां से हमें I और E में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो हमें एक्चुअली क्या निकालना है यहाँ पे? हमें I निकालना है। तो I निकालने के लिए हमें से क्या करना पड़ेगा? E dt अपॉन L करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका जो I आएगा दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E dt अपॉन L, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके तो इसका जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन? E की वैल्यू क्या है आपकी? E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन L इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन कॉस माइनस का अपॉन में L, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आप लगा सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन उसका वैल्यू जो है 0 आता है। अगर आप कोई बाउंड्री कंडीशन चेक करोगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट विल बी 0। यहाँ पे इंटीग्रेशन में लिमिट्स क्यों लेते हैं 0 से t पर?
लिमिट 0 से t क्यों नहीं ले रहे हम लोग? उसमें उस केस में 0 नहीं आता, फिर 1 आ जाता हाँ, है। उस केस में 0 नहीं आता, 1 आता। क्या? सर लिमिट लग जाती है ना cos ओमेगा t पे, 0 से t तक cos 0 1 आ जाता। तो 1 आता, लेकिन फिर आपको i का वैल्यू भी चेक करना पड़ता है वहाँ पे, i पे भी फिर लिमिट लगती कुछ, तो i1 से i2 आता फिर। सर हम तो वहाँ से लेना, कोई इनिशियल से, जब करंट 0 था फिर अब i हो गया। आपने टाइम को 0 लिया, टाइम को 0 लोगे तो उस समय ईएमएफ हमारा क्या होगा? ईएमएफ हमारा 0 होगा यहाँ से, है ना? यस ईएमएफ 0 होने का मतलब कि एल डी आई बाई डी टी 0 है। यस ये 0 होने का मतलब करंट हमारा क्या है? या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है। करंट 0 नहीं हो सकता ना, अगर करंट 0 होगा तो यहाँ पे डी आई बाई डी टी 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर वहां से आप सोच रहे हो तो फिर आपको i1 i2 लेना पड़ेगा। फिर i1 यहाँ से स्टार्ट होगा, ये i1 होगा आपका, और i2 जो आपकी वैल्यू आएगी t पे। ओके, गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, तो एनीवे इसका जो इंटीग्रेशन आता है ये आएगा, तो फिर इसको सॉल्व जब करेंगे हम लोग तो i इक्वल टू माइनस ई नॉट कॉस ओमेगा टी, इसको क्या आएगा? ई नॉट बाय एल, ओमेगा भी आएगा, हाँ इसका इंटीग्रेशन जो करेंगे तो ओमेगा डिफरेंशिएट, सॉरी नीचे अपॉन में ओमेगा भी आएगा, करेक्ट। तो ये आपका आ गया ई नॉट बाय ओमेगा एल, अंदर आ गया कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी और माइनस साइन भी एक, तो कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन के साथ अगर लिखोगे तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये कर सकते हैं। ये आ रहा था हमारा, है ना, ऐसे ऐसे आ रहा था हमारा। तो साइन हमें पता है पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी जो होता है कॉस ओमेगा टी होता है, तो अगर यहाँ माइनस साइन लगाऊंगा तो यहाँ माइनस साइन आएगा, और माइनस साइन को मैं अंदर ले आ सकता हूँ कि क्या होता है, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये आया, तो आई मेरा आया ई नॉट बाय ओमेगा एल, टी आया था, ये एल आया था, टी थोड़ी आएगा, ई नॉट बाय ओमेगा एल इंटू दिस, विच इज आई इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ऐसा कुछ, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, राइट? अब है ना, अब इन दोनों को कंपेयर करो, ये साइन ओमेगा टी आ रहा है वोल्टेज, और करंट में क्या आ रहा है? ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यानी कि करंट क्या कर रहा है? वोल्टेज से आगे है पीछे है? लैग। तो करंट इज लैगिंग बाय 90 डिग्री, पीछे है ना, तो करंट इज लैगिंग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। इसका मतलब इसका ग्राफ बनेगा, अगर हमारा वोल्टेज ऐसे है तो करंट हमारा ऐसे बनेगा, जब इसका पीक आएगा इसका जीरो आएगा, इसका जीरो आएगा तो इसका पीक आएगा, फिर इसका नेगेटिव आएगा तो इसका जीरो आएगा, तो ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ, दिस इज आई एंड दिस इज ई, तो करंट इज लैगिंग बाय 90 डिग्री। अगर मैं फेजर डायग्राम की बात करूं तो फेजर डायग्राम हम कुछ ऐसा बना सकते हैं कि करंट को पीछे करना है तो करंट यहाँ पे है, मान लो अगर आई को अगर यहाँ मानेंगे तो हम एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव लेते हैं, तो फिर हम ई को आगे मानेंगे यहाँ पर, तो यहाँ हमारा ई बनेगा और यहाँ हमारा ओमेगा बनेगा, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो या तो ऐसे बनाएंगे डायग्राम, या फिर कई बार ऐसे भी बना देते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फेजर डायग्राम।
एल के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आया सी वाला सर्किट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है कि अगर मैं यहाँ पे देखूं करंट निकालूं, करंट कहाँ आया था मेरा? करंट यहाँ पे आया था ना, ये आई थी वैल्यू। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का रोल कौन प्ले कर रहा है? सर ओमेगा इससे एल। बोलो, क्या बोलो? ओमेगा एल है रेजिस्टेंस का सर रोल, ओमेगा एल प्ले कर रहा है एक बात तो। हाँ, क्या बोलो, डाउट बताओ क्या है? यस, इम्पीडेंस। सर इसमें बैक ईएमएफ कैसे लगेगा? करंट एसी का इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। हाँ, तो एक बार मैंने बैक ईएमएफ का मतलब क्या होता है कि उसको अपोज करेगा ना, अगर मतलब बढ़ रहा होगा तो उसे घटाएगा और घट रहा होगा तो बढ़ाएगा। तो दोनों सर तरफ। तो बहुत तेजी से होता है ना इसमें एसी में, तो हाँ, कुछ एक डायरेक्शन तो फिक्स नहीं है इसका। हाँ, तो मैंने जब वो बढ़ रहा होगा तो उसको उधर को मान लो लेफ्ट पे ईएमएफ आपका लेफ्ट टू राइट लग रहा है मान लो एक बार में, तो अगली बार में राइट टू लेफ्ट लगेगा, तो एक साइकिल में आपका मैंने 1 सेकंड में हो सकता है 100 बार चेंज हो जाए। 100 बार पोलैरिटी चेंज होगा 100 एक बार सेकंड में। पोलरिटी चेंज होगा कि 50 साइकिल चलेंगे, 1 सेकंड आपका दो, एक प्लस और एक माइनस का होता है, यस सर। तो 100 बार चेंज हो जाएगा आपका। तो इतनी जल्दी हो जाता है ईएमएफ चेंज? हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, होता है। आपकी जो ये जो होते हैं, मैंने जो बोलते हैं ना, आपके जो स्क्रीन होती है कैपेसिटिव स्क्रीन और इंडक्टिव स्क्रीन, फोन की जो स्क्रीन होती हैं, यस सर। यस सर। तो ये तभी तो सेंसिटिव होती हैं, विदिन तेजी से वो कर पाती हैं, विदिन मिली सेकंड रिस्पॉन्स कर पाती हैं, विदिन माइक्रो सेकंड रिस्पॉन्स कर पाती हैं। सर उसमें तो डीसी है। हाँ, तो इंडक्टर की अपनी प्रॉपर्टी डीसी है, लेकिन वो वेरिएबल हो रही होगी ना, डीसी अगर वेरिएबल होगी तब भी उसको रिस्पॉन्स तो जल्दी करना ही पड़ेगा ना। यस सर। और एसी भी अंदर पता नहीं क्या क्या होता होगा, आई डोंट नो। तो लेकिन उसका रिस्पॉन्सिव, अगर आप ये सर्किट आप पढ़ोगे ना कि हायर क्लासेस में, तो वहाँ पे कैपेसिटर और इंडक्टर के जो बनते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट जो बनते हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी रिस्पॉन्स टाइम हाई होना चाहिए। तो खैर वो अलग रिक्वायरमेंट है, लेकिन ऐसा हो जाता है, पॉसिबल है, ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ पे रेजिस्टेंस का रोल जो प्ले कर रहा है वो ओमेगा एल प्ले कर रहा है, वी बाय आर अगर देखें हम, तो ओमेगा एल प्ले कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सएल। एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेसिस्टेंस है ये, ओमेगा एल है ना? ओमेगा एल, यस, है ना। तो ओमेगा एल है, ओमेगा हम 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं इनटू एल, तो इसको हम रिएक्टेंस बोलते हैं, वो विच इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ठीक है। इसकी अगर आप डायमेंशन वगैरह निकालेंगे तो इसकी डायमेंशन जो है सेम आएगी जो कि रेजिस्टेंस की होती है, डायमेंशन एंड यूनिट सेम एज आर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है? क्या सर? यहाँ पे जो है फर्क सर क्या यहाँ है? पे करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं है जैसे हाँ, रेजिस्टेंस में होता है। करेक्ट, एक तो वो डिफरेंस है रेसिस्टेंस में और इसमें। और क्या डिफरेंस है रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस में, क्या फर्क है? सर इससे हीट इंट्रोड्यूस होती है। इससे हाँ ठीक है, हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, तभी आ जाएगा आगे, पावर लॉस जीरो आता है। यस। और फर्क ये है यहाँ पे जो ये रिएक्टेंस है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, करंट की फ्रीक्वेंसी पे नो सर। नहीं करता डिपेंड, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है। तो अगर मान लो फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई तो रिएक्टेंस कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो। फ्रीक्वेंसी जीरो किसकी मान सकते हो? डीसी। डीसी की। डीसी तो डीसी करंट के लिए आपको मैंने बताया था इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे बिहेव करता है, फाइनली लाइक अ कंडक्टर, जीरो रेजिस्टेंस। जीरो रेजिस्टेंस। यस। तो ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, रेजिस्टेंस आपके फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। तो ये फर्क पड़ता है कि आपने एसी करंट लगाया है, डीसी करंट लगाया है। एसी लगाया तो हाई फ्रीक्वेंसी का लगाओगे तो ज़्यादा रेजिस्टेंस वो करेगा, कम फ्रीक्वेंसी का लगाओगे तो कम रेजिस्टेंस शो करेगा,
है ना। तो ये जो है आगे आपके काम आएंगे अगर आपको अलग अलग करंट को फिल्टर करना है, हाई फ्रीक्वेंसी के करंट को लो फ्रीक्वेंसी के करंट से फिल्टर करना है, तो वहां पे सब चीजें यूज हो सकती हैं। क्लियर? यस सर। बाकी लोगों को क्लियर हो रहा है ना? यस सर। अब देखते हैं जो सर्किट। ओके ओके ओके। तो रेजिस्टेंस अगर हमारा, सॉरी, सर्किट हमारा जो है उसमें केवल अगर सी हो तो क्या होगा? तो अगर सी होगा फिर दोबारा स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन, व्हाट, आई एन दिस, आई के टर्म में लाना है इसको। तो आई के टर्म में कैसे लाएंगे? कैपेसिटर में क्या चीज होती है? सर इसे आई इक्वल टू क्यू बाय कर देंगे। ई जो होता है हमारा वहाँ पे Q इक्वल टू सी वी होता है, तो ये लिख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है। अब हमें आई चाहिए, तो आई निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है। आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। दिस इज इक्वल टू क्यू मतलब आपका डी ऑफ डी टी ऑफ ई सी हो जाएगा। सी तो कांस्टेंट है, सी बाहर आ जाएगा, तो डी ऑफ डी टी ऑफ ई कर सकते हैं। ई को डिफरेंशिएट जब करेंगे या वी को डिफरेंशिएट जब करेंगे तो यू विल गेट सी इंटू क्या आ जाएगा, ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यही आएगा। तो दिस विल बिकम ई नॉट, इसको ले देते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन में कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का मतलब साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो साइन, इसको लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। साइन में इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूं मैं क्योंकि मुझे कंपेयर करना है इससे। तो साइन में कन्वर्ट कर लिया। तो इसमें क्या हो रहा है, करंट हमारा क्या कर रहा है, आगे है पाई बाय 2, वहां पे पीछे था इंडक्टर में, यहाँ पे पीछे था, यहाँ पे आगे आ रहा है। तो करंट यहाँ पे आगे है पाई बाय 2, और यहाँ पे रेजिस्टेंस का रोल जो प्ले कर रहा है, कौन प्ले कर रहा है? इंडक्टिव कैपेसिटर 1 बाय ओमेगा सी। तो यहाँ पे एक तो आपका जो है, पहली बात तो यह है कि आपका करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज, बाय पाई बाय 2। तो एक करंट जो है आगे है वोल्टेज से पाई बाय 2। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ बनाओगे तो अगर आपका ये, पहले आपने वोल्टेज का ग्राफ पहले भी ये बनाया था, अब भी ये बनाया है, लेकिन अब जो करंट का ग्राफ है वो यहाँ से शुरू होगा क्योंकि ये आगे है। वैल्यू पे डिपेंड करेगा, मतलब हो सकता है बराबर ना हो, लेकिन पीक से शुरू होगा। पीक से शुरू होगा, जहाँ पे इसकी पीक आएगी वहाँ पे जीरो पे जाएगा, जहाँ पे जीरो आएगा वहाँ पे इसकी पीक आएगी अपनी, फिर ये यहाँ पे जीरो पे जाएगा, एंड सिमिलरली ये ग्राफ ही चलता रहेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ आई एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ ई। तो यहाँ पे हमारा ये आगे चल रहा है। फेजर डायग्राम अगर आप बनाओगे तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे कि आपका आई जो है वोल्टेज से पाई बाय 2 आगे है, एंड यहाँ पे एक्स सी जो होगा 1 बाय ओमेगा सी होगा। एक्स इज 1 बाय ओमेगा सी, नोन एज, क्या बोलेंगे इसे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है। एक्स सी यहाँ पे देखोगे आप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी है, वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, ये बढ़ेगा या घटेगा? कम होगा। कम होगा। तो ये किसको आराम से पास करने देगा, एसी को आराम से जाने देगा या डीसी को? डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, एसी को जाने देगा। एसी को जान देगा। तो क्वेश्चन है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको अभी है? यस सर।
ओके, कैपेसिटर अलाउ only AC but not DC. Why? आंसर इसका एसी के अंदर सर DC, हाँ मैं लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी इज 0, दिस इम्प्लाई दैट XC इक्वल टू इनफाइनाइट, hence DC can't pass through. तो फाइनली ये आपने देखा था जब DC सर्किट जो होता है, फाइनली जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो ये पास नहीं करने देता। यस सर। सर एसी के अंदर उसके बाद भी पास होता रहता है ना? AC में तो एक्चुअली वेरिएबल वैल्यू चेंज होती है ना बार बार, तो लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट चलता रहता है। चार्ज बदलता है तो उसे पास करना पड़ेगा। सर फ्रीक्वेंसी तो हमेशा 0 रहता है डीसी के लिए, पर ये केस तभी वेरीफाई होगा जब t इक्वल्स टू इनफिनाइट हो। सर ऐसा क्यों? जब t इक्वल टू इनफाइनाइट हो, DC की फ्रीक्वेंसी पहले भी ज़्यादा है एक्चुअली। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए हो सकता है कैपेसिटर जो है फुली चार्ज नहीं हो ना जब तक, तो तब तक वो चार्ज को फ्लो होने दे रहा है अपने से, मतलब करंट आपका जो है। सर पर इस इक्वेशन से देखें तो जब भी फ्रीक्वेंसी 0 हो रहा है तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस इनफिनाइट है, तो ऐसा होना चाहिए कि t इक्वल्स टू 0 पे भी करंट को पास ना एक्चुअली हो। उसको हम DC करंट बोल नहीं सकते ना, क्योंकि करंट वो वेरी करता है, वो करंट मैंने ऐसे ऐसे होता है ना वो करंट, तो मतलब वो एक कांस्टेंट करंट नहीं है जब तक वो स्टेबल नहीं हुआ, इसलिए वो पास हो पा रहा है वहां से। अगर वो स्टेबल होता शुरू से ही, मान लो या समथिंग होता, मान लो आपने इतना करंट पास किया और मान लो आपने यहाँ पर रोक दिया करंट को, कैपेसिटर चार्ज हो गया, अब वो इतने करंट को पास नहीं होने देगा कभी भी। अगर आप इतना करंट पास करोगे उससे, इस वैल्यू का, तो पास नहीं करने देगा वो। लेकिन आपने क्या किया, आपने करंट बढ़ा दिया फिर और थोड़ी देर में, तो पास हो गया, फिर कैपेसिटर और चार्ज हो गया, अब वो इतने को पास नहीं होने देगा। हाँ, तो ऐसा कुछ मान सकते हो कि वो एक्चुअली आप करंट को वेरी करा रहे हो, आपको कांस्टेंट DC फ्लो नहीं करा रहे हैं। जब एक बार कांस्टेंट हो जाएगी वैल्यू सब कुछ, जब सर्किट आपका इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, उस टाइम पे DC फ्लो नहीं करेगा वहां पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो क्लियर है। ठीक है, अब एक दो बातें यहाँ पे देख लो याद करने के लिए। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इंडक्टर में कौन आगे और कैपेसिटर में कौन आगे है। तो कैपेसिटर C से होता है तो C में करंट आगे होता है, ये ध्यान रखना बस। कैपेसिटर C से आता है नाम उसका, तो C में करंट आगे होता है, तो कैपेसिटर में करंट आगे होता है, तो ऑब्वियसली इंडक्टर में कौन आगे होगा फिर? वोल्टेज। वोल्टेज आगे होगी। ठीक है, दूसरा ये जो मैंने आपसे पूछा भी, कैपेसिटर अलाउज AC ओनली बट नॉट DC, इसका आप लोगों ने जोक पढ़ा होगा, आई डोंट नो, सोशल मीडिया पे एक जोक चलता है, तो उसमें उसने बच्चे ने आंसर दिया है कि क्यों नहीं करता अलाउ। उसने बोला कि ये कैपेसिटर है, ये सर्किट है, करंट आया, DC करंट टकरा के गिर गया, AC करंट आया, यूं करके निकल गया। तो उसने ये आंसर लिखा पेपर में। तो इससे आपको याद रहेगा कि इट अलाउज AC बट इट डज नॉट अलाउ DC। तो याद करने के लिए, ठीक है, पेपर में मत लिख देना ऐसा। यस सर। पेपर में तो नहीं, पर दिमाग में बैठ जाएगा ऐसे। दिमाग में बैठ जाएगा ना, तो याद करने के लिए। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, है ना, कि क्या है, क्योंकि कंफ्यूज क्या होते हैं, उनको लगता है कि जो XL है और ओमे इसकी वैल्यू XC की वैल्यू, इसमें कंफ्यूज होते हैं कई बार बच्चे। इसको जो है ऐसा लिखने की कोशिश कर देते हैं कि 1 बाय ये, मैंने ये उल्टा था या वो उल्टा था, मैंने ओमेगा यहाँ पे था या यहाँ पे था। तो आप देख सकते हो कि ये फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली है, तो यहाँ पे ओमेगा C आएगा। कई बार बच्चे सोचते हैं कि XC इक्वल टू ओमेगा C है और XL इक्वल टू 1 बाय ओमेगा L है, तो ये गलत है, क्योंकि अगर ये आप लगाओगे तो फिर ये वाली चीज़ गलत हो जाएगी। तो वहाँ पे आपको हेल्पफुल, अगर आप भूल भाल जाओ कभी, तो आपको याद दिला देगा ये। क्लियर? यस सर। ओके, तो ये हमने आज तीनों पढ़ लिए। अब इंडिविजुअली कि L अगर लगाएंगे तो क्या होगा, C लगाएंगे तो क्या होगा, R लगाएंगे तो क्या होगा। अब इनके कॉम्बिनेशन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि तीनों को लगाएंगे तो क्या होगा, फिर या दोनों को लगाएंगे तो क्या होगा, और उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यस सर। चलिए, तो यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, फिर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर पैरेलल स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेपेल करेंगे या अट्रैक्ट? रिपेल। और सर उसको करंट के उसमें ले तो? करंट वायर लें अगर, नहीं सर पैरेलल स्ट्रीम को करंट माने तो वही है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट लगेगा, एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट यूजुअली वीक होता है इलेक्ट्रिक के कंपैरिजन में।
इलेक्ट्रिक से रिपेल करेगा, मैग्नेटिक से अट्रैक्ट करेगा, ओवरऑल रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज़्यादा होता है रिपल्सन। ओके सर। सर ये नोट्स भेज दीजिएगा। हाँ नोट्स में भेज देता हूँ अभी। ओके ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? फिर चलें? चलो फिर। सर हाँ जी, फिर वो डीपीपी प्रोवाइड करा देना। डीपीपी मैंने अपलोड करा दी शायद। इंडक्टर वाला लाइव हो गया नहीं हुआ? वो सॉरी ईएमआई वाला आज उन्होंने डाल दिया था क्वेश्चन। देखा नहीं आज इसमें। मैं एक बार देख लेता हूँ अभी। शाम को ये लोग ईएमआई तो उन्होंने डाल दिया था, मैंने कहा था लाइव कर देना, लाइव करके जाना। हो जाएगा मतलब कल परसों में। अपने को याद दिलाते रहना लेकिन बीच बीच में, है ना? यस सर, नहीं होगा बता दूंगा। मैंने ट्रांजिट करंट, एसी और ईएमआई तीनों के क्वेश्चन दे दिए थे। ईएमआई उन्होंने आज डाल भी दिए थे क्वेश्चन, और बस लाइव शायद उन्होंने भी किया है काइट। अच्छा आप लोग चेक कर लेना, मेरे में तो ऐप एक्चुअली कोई और डली हुई है, मैं वो टेस्टिंग वाली ऐप डली है ना। ठीक है, तो अगर चेक कर लेना, नहीं होगा तो बता देना मुझे, राइट? सर एसी का भी करा दिया है? हाँ मैंने एसी, ट्रांजिएंट करंट जो आपने पहले पढ़ा था, तीनों दे दिए मैंने। ठीक है। तो एसी हो सकता है आज तो नहीं आएगा, लेकिन कल परसों में एसी भी आ जाएगा। सर ओके हाँ जी। सर एक क्वेश्चन में पूछना था, आपने अभी जो कराया है ना ये वाला, एक बार पूछो पूछो। सर IRMS वाला कौन सा जो क्वेश्चन? ये था ये वाला भी नहीं सर। हाँ सर ये वाला आगे, ये वाला ये वाला? नहीं सर, नहीं इससे इससे अगला? आगे। ये वाला? हाँ सर जो इसमें वाली इक्वेशन है ना I2 RMS RT वाली, ये एक बार बताइएगा सर कैसे आई थी? आपने बताया था टोटल हीट वाला, हाँ DC हीट, और AC वाला, बिल्कुल। दोनों हीट को कैसे, मिला के हीट कैसे निकालते हैं हम? हीट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? I2 RT वाला। ए होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, या फिर वी स्क्वायर बाय आर टी, या यस फिर सर, वी आई इंटू टी, ये होता है ना फॉर्मूला। यस सर। तो हम ये वाला यूज कर रहे हैं अभी। तो जब डीसी करंट होगा मेरा, तो मैं क्या लिखूंगा? आई स्क्वायर आर टी लिखूंगा। यस सर। सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, ये I2 RMS RT आपने ये क्यों लिखा? इतना तो इधर साइड तो समझ में आ गई, ये वाली साइड समझ नहीं आई सर। राइट हैंड साइड समझ में आ गई? यस सर, वो तो टोटल हीट वाले हैं सर। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे आई स्क्वायर आर टी लिखना चाहिए था। मैंने आई यस स्क्वायर आर टी लिखता, मैं क्या लिखना चाहिए था आपके हिसाब से? आई स्क्वायर आर टी केवल ये लिखना चाहिए था आपके हिसाब से? नहीं सर, फिर वही था I2 RT प्लस वाला, I2 RMS RT वाला। हाँ मतलब यहाँ पे आप कह रहे हो कि मैंने आई स्क्वायर आर टी की जगह पे आई आर एम एस स्क्वायर आर टी क्यों लिखा, ये बोलो ना आप। नहीं सर, इससे नीचे। ये वाला? हाँ ये यहाँ वो पर? कट के ही आया था सर। हाँ तो यहाँ पे राइट हैंड साइड ठीक है। यहाँ पे राइट हैंड साइड क्लियर हो रही है आपको? रमीजा राइट हैंड साइड क्लियर है यहाँ पे, या लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉब्लम है? सर लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉब्लम है। लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉब्लम है। लेफ्ट हैंड साइड में देखो हम क्या निकाल रहे हैं, हमने इस करंट, हमने ये क्या निकाला? राइट हैंड साइड में क्या निकाला है हमने? जो ये करंट नेट हीट प्रोड्यूस करेगा वो निकाला है टी टाइम में, ये निकाला है राइट हैंड साइड में। ठीक है, और हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में? IRMS निकालना था, तो हमने उससे निकाल लिया था। IRMS की डेफिनेशन क्या होती है? IRMS is a that equivalent DC current which will produce the same heat as produced by the variable AC current, ये तो डेफिनेशन इन द सेम टाइम। तो ये जो मैंने जो IRMS में निकाल, कैसे निकालूंगा? मैंने AC करंट का तो निकाल दिया, कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा टी टाइम में। अब IRMS क्या होता है? वो DC करंट होता है जो कि सेम टाइम में सेम हीट प्रोड्यूस करे। तो मैंने उसको DC करंट मान लिया IRMS को, तो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा वो? आई स्क्वायर आर टी प्रोड्यूस करेगा। अच्छा मतलब आपने जो टोटल वाला था उसको फिर ऐसे खोल के ऐसे दिखा दिया आपने, DC और AC का फिर मिला के जो टोटल था आपने उधर लिख के नेट में लेफ्ट हैंड साइड में, फिर यहाँ वाले केस में DC प्लस AC था, तो फिर वो आपने लिख दिया राइट हैंड साइड पे। सॉरी देखो नहीं ऐसे अलग कराया ना चीज, सर आपने? नहीं राइट हैंड साइड तो मैंने, देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड समझ में आया, लेफ्ट हैंड साइड में आई स्क्वायर आर टी आना था, क्योंकि डीसी करंट की मैं वो निकाल रहा हूँ, ये डीसी के लिए है, ये जो है मैंने डीसी के लिए लिखा है, और ये लिखा है एसी प्लस डीसी के लिए। इसके लिए ये जो हीट प्रोड्यूस करेगा एसी प्लस डीसी करंट जो मिक्स होके, वो कितनी हीट वो निकालनी थी मुझे, कैसे निकालूंगा मैं? डीसी करंट की हीट कैसे निकलेगी? आई स्क्वायर आर टी से निकलेगी, तो 8 का स्क्वायर इंटू आर टी कर दिया, ठीक है। और एसी की कैसे निकलेगी? ये एसी पॉइंट, एसी करंट है। लेफ्ट हैंड साइड तो क्लियर हो गई, पर वो लेफ्ट हैंड साइड में DC वाली वो चीज क्लियर नहीं हुई सर। डेफिनेशन है ना कि भाई जो
हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी आईआरएमएस की कि वो मान लो कोई वेरिएबल करंट है, ठीक है, कोई भी करंट मान लो, कुछ भी इसकी इक्वेशन कुछ भी होती, कॉस ओमेगा टी या समथिंग कुछ भी होता मान लो, अब मैं बोलता है इसका आईआरएमएस बताओ कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे आईआरएमएस? आप बोलोगे आईआरएमएस वो करंट है कि मैं कांस्टेंट करंट अगर फ्लो कराता रहूं सेम टाइम में तो सेम हीट प्रोड्यूस करे, वो करंट इसका आईआरएमएस वैल्यू होगी इस करंट की। यस सर। तो अगर मैं डीसी करंट सेम फ्लो कराता टी टाइम में तो कितनी हीट प्रोड्यूस होती? ओके सर। आई स्क्वायर आर टी होती, ये होती ना हीट प्रोड्यूस। यस सर, अगर समझ में आ गया। डीसी करंट फ्लो कराता, और जब मैं ये वाला करंट फ्लो कर रहा हूं तो कितनी हो रही है? इतनी हो रही है। तो बाय डेफिनेशन दोनों बराबर होने चाहिए आपस में। सर वो डीसी की वो चीज नहीं समझी थी वहाँ पे, समझ में आ में गया। यस सर। हाँ, तो डेफिनेशन है इसकी, फंडामेंटल जो डेफिनेशन है वहां से चलना है हमें। ओके यस। ओके, और कोई डाउट किसी को? गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।